जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी की मेंस चल रही है और आज ही सुबह जीएस वन का जो पेपर है वो हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जीएस वन का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस पर थोड़ी नजर डालेंगे, उसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के ट्रेंड पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस है उन्हें अप्रोच कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कैसी करनी है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगहों पर आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता है जीएस वन में हमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री, मतलब वो भली आर्ट एंड कल्चर हो, वो भली एंशियंट हिस्ट्री हो, भली मेडिवल हिस्ट्री हो, भली मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री हो, उसी के साथ साथ हमें ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, मोस्टली पहले दो क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर या फिर एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। तो इसे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये अगर आप देखोगे तो 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स के लिए आपको ये जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है। मतलब आपको जो इवेल्युएट किया जाएगा, आपके आंसर को जो इवेल्युएट किया जाएगा, ये 10 मार्क्स में से रहेगा। अब देखिए, ऐसा बहुत ही रेयरली या फिर नामुमकिन है कि पूरे 10 में से 10 मार्क्स आपको मिले, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए समझ लीजिए एवरेजली आपको 8 मिनट का टाइम जो है वो मिलता है। तो अब यहां पर आपको समझ लीजिए जो इवेल्युएटर है, जो चेक करने वाला है, वो अपने माइंड में सेट करके रखता है कि अगर मुझे मुझे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग अगर आंसर मिलता है तो मैं यहाँ पर 7 मार्क दूंगा या 6 मार्क दूंगा। वो अपने हिसाब से माइंड में डिसाइड करके रखता है। तो समझ लीजिए कि आप जब इवेल्युएट भी कर रहे हो, आपने अगर मेंस दिया, आप इवेल्युएट भी कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए आपने बेस्ट आंसर लिखा है आपके हिसाब से, तो 6 या 7 मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। उस हिसाब से आपको आपका जो स्कोर है वो जानने को मिलेगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर की, तो यहां पर स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर जो है उससे रिलेटेड हम बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी हम ये पैच जो है वो बोल सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं रॉक कट आर्किटेक्चर की, तो ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्या होता है, मेंस में आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, रॉक कट आर्किटेक्चर आपने देखा, लिखते बैठ रहे रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, मतलब ही नहीं है ना। जो अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा पूछा क्या गया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर से इंक्लाइंड। मतलब यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर जो है रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। मतलब हमारा जो नॉलेज है किसके बारे में, अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में, वो हमें उसका सोर्स कहां से देखने को मिल रहा है, कहां से हमें पता चल रहा है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पुराना जमाना था, ठीक है, जो अर्ली इंडियन आर्ट था वो इस तरीके का था। अगर मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूं, आप बोलोगे कुछ भी बोल रहे हो यार, ये तो फेंक रहे हो आप, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो जगह है वहां पर हमें रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि रॉक कट आर्किटेक्चर ये टूटने की संभावना कम होती है। ये जैसा का वैसा रहना, काफी टाइम तक जैसा का वैसा रहता है। उससे हमें सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है कि हाँ, मतलब उस टाइम पर अगर ये हम आर्ट फॉर्म ऐसा देख रहे हैं, मतलब सिमिलर आर्ट फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा होगा उस टाइम पर, है ना। आज अगर आप देखोगे बिल्डिंग जो है मुंबई में, आप देखो तो कांच की बिल्डिंग्स अगर आपको दिखाई दे रही है, वो कांच की बिल्डिंग अगर समझ लीजिए 2000 साल के बाद किसी को मिले तो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ, उस टाइम पर इस तरह की बिल्डिंग जो है वो रहती होगी। तो ये जो है, ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज अर्ली इंडियन आर्ट के बारे में हमें देता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अप्रोच किस तरीके से करना है। देखिए, रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो रॉक कट आर्किटेक्चर अगर आप देखते हैं तो क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स बाय इवैक्यूएटिंग सॉलिड रॉक। एक सॉलिड रॉक होता है, उसी में कार्व किया जाता है ना। जो नेचुरली ऑकरिंग रॉक है उसी में कार्व किया जाता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देने होंगे कि यहाँ पर हमें रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ ये सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको एग्जांपल्स के साथ ही उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर हमें रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है, और फिर यहां से हमें पता चलता है कि आसपास का जो इलाका है वो किस तरीके से रहा है।
है ना। मतलब जो आर्ट फॉर्म रहा है वो किस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखोगे इसमें कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इसमें पर्टिकुलरली आप देखोगे तो फैक्ट्स के बेसिस पर ही है, पूरा फैक्ट है ना। यहां पर आपको ओपिनियन के साथ, प्रूफ के साथ, यहां पर आपके जो जवाब है उसको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हेंस प्रूव्ड। यहां पर जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपने यहां पर प्रूव कर लिया है कि हाँ, ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर नॉलेज जो हमें दे रहे हैं इंडियन आर्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, तो पाला पीरियड जो है उसके बारे में बोला गया। देखिए कभी कभार आपको, मतलब आप सोचोगे नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पर अगर आप पाला पीरियड देखोगे तो मोस्टली पाला पीरियड को इतना वेटेज जो है वो नहीं दिया जाता है ना, उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर पाला पीरियड जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला गया है। और क्वेश्चन क्या बोला गया है, पाला पीरियड जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, आपको इन्यूमरेट करना है। अब याद कीजिए, जो मैंने आंसर राइटिंग कोर्स लिया है, आप एमएम एकेडमी बोलिए, एमएम एकेडमी पर तो कंटिन्यूअसली जो कोर्स है वो चल रहा है। लेकिन ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है इसका जो बेसिक कुछ लेक्चर्स है, मतलब 3 से 4 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब पर भी मैंने लिए हैं। अब उसी का अगर स्क्रीनशॉट देखें तो यहाँ पर उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आप मयूर मोगरे सर्च कीजिए, उसमें यूट्यूब पर मयूर मोगरे सर्च कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे 2 या 3 प्लेलिस्ट के बाद ही आपको ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे आंसर राइटिंग कोर्स। अब ये जो कोर्स है इसमें मैंने ऐसा नहीं किया है जो बहुत सारी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि चलो भैया मॉक क्वेश्चन ले लिया उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉक क्वेश्चन ले लिया उसको सॉल्व कर रहे हैं ना। उसमें मैंने बेसिक चीजों के साथ आपको बताया है कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, उन टर्म्स को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर आप उसका एक एग्जांपल देख सकते हो, मतलब उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, है ना, इवेल्युएटिंग क्वेश्चंस उसके बारे में देखा है। अब डिस्क्रिप्टिव इसमें हमें देखने को मिलता है इमेमोरेट। तो देखिए यहाँ पर इन्यूमरेट है ना, यही वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिला है और यही वर्ड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। हमने यहाँ पर मॉक एक एग्जांपल लिया था क्वेश्चन के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आपको इन्यूमरेट पर पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कई सारे एग्जांपल्स, मतलब आप सभी देखोगे यहाँ पर, देखिए एनालिटिकल, क्रिटिकल, इवेल्युएट, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एनालिटिकल है जस्टिफाई। तो ऐसे आपको पूरा, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं हमने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इन्यूमरेट जो है वो पूछा गया है, ये भी आपको 150 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो पाला पीरियड, अब देखिए क्या होता है, जब भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई डायनेस्टी के बारे में पूछा गया और डायनेस्टी के बारे में अगर आपको मतलब उन राजाओं के बारे में पता है तो आप बह जाते हो, उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हो। बेसिकली आपको टाइम पीरियड जो है वो पता रहना चाहिए, कुछ 1-2 राजा जो है उनके बारे में पता रहना चाहिए जिनके तहत वो बना है, जिसमें जेनिथ पे वो पहुंचा था। और यहां पर अगर आप देखोगे स्पेसिफिक क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है आपको, पाला डायनेस्टी के बारे में, पीरियड के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फेज रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, मतलब यहाँ पर आपको इसको कनेक्ट किससे करना है, बुद्धिज्म से करना है। यहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिखते बैठना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिटेल जो है पाला डायनेस्टी, पाला पीरियड के बारे में आपको डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पर जो बुद्धिज्म है, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर बुद्धिज्म जो इंडिया का, उसे थोड़ा स्टैब्लिश करना पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है, कि बुद्धिज्म जो है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री जो है हमारे बुद्धिज्म इन इंडिया की, उसमें यहाँ पर इनका सिग्निफिकेंट फेज रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज रहा है। तो अब यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में बता दिया इंडिया के, कि इस तरीके से शुरू हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। उसके बाद अब ये पाला पीरियड ने किस तरीके से उसमें इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। तो पाला एम्पायर अगर हम देखते हैं 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे अतिशा, ठीक है, ये जो है बुद्धिस्ट टीचर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर आपको इनके बारे में पता है, थोड़े बहुत इनके नाम जो है वो अगर आप इनकलकेट कर देते हो, तो जिससे कि हम बुद्धिज्म इन इंडिया, देखिए यहाँ पर इनका नाम लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन अगर आप फालतू के राजाओं के बारे में लिखते बैठोगे, ठीक है, या फिर पाला पीरियड के बारे में लिखते बैठोगे। ये आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं बतानी है इसमें कि हाँ मेरे को सब कुछ पता है। यहाँ पर आपको बुद्धिज्म इन इंडिया जो है उसमें सिग्निफिकेंट रोल कैसे अदा किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट जो है उसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कोई ओपिनियन जो है वो यहाँ पर पेश नहीं करना है आपके खुद की, क्योंकि जो भी है फैक्ट्स के बेसिस पर है ना। यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है जब इन्होंने काम किया है तो किया है, यहाँ पर आपको इनकी टीचिंग के बारे में, इनके रोल के बारे में यहाँ पर कोई अपना ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। तो ओपिनियन आपको पता रहना चाहिए कहाँ पर ओपिनियन देना है, कहाँ पर नहीं देना है। तो जब एनोमरेट आ रहा है, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फालतू के ओपिनियन से बचना है, फालतू के ओपिनियन यहाँ पर आपको थोपने नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो।
अब उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे एनालिटिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इवेल्युएट बोला गया है। अब अगर आप देखोगे आंसर राइटिंग कोर्स में जब हमने देखे हैं यहाँ पर कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्रिटिकली इवेल्युएट में हमने देखा था कि यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, एविडेंस के साथ आपको पेश करना पड़ता है, एविडेंसेस आपको रखने पड़ते हैं ना। यहाँ पर बेसिकली आपको एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर बोला क्या गया है, जो पॉलिसीज है लॉर्ड कर्जन की उसके बारे में आपको इवेल्युएशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आपको लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन की जितनी भी पॉलिसीज रही है, जितनी भी, मतलब उसने अगर यहां से लेकर बोला होगा कि नहीं अब जो यहाँ पर ये इंसान है, ये इंसान यहाँ पर नहीं कर सकता, ये इंसान वहां पर नहीं जा सकता, ये इंसान, तो सारी पॉलिसीज को क्या आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है? जी नहीं। यही मेन होता है क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज आपको पकड़नी है जिसका इंप्लीकेशन नेशनल मूवमेंट पे रहा हो। और सबसे बड़ी लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी अगर आप देखोगे जो नेशनल मूवमेंट पे रही है वो कौन सी है, उसका कार्यकाल अगर आपको पता है तो आपको सारी पॉलिसीज के बारे में पता रहेगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आपने देखा है एमएम एकेडमी के, तो उसमें हम मतलब जो टाइम पीरियड रहा है 1899 से 1905 के बीच में जितनी भी पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की, वो सब लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाई गई है। 1905 में सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो क्या था, सबसे बड़ा यहाँ पर जो बंगाल है उसका पार्टीशन हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जो सारे लेक्चर्स हैं आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। खैर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई है, सबसे बड़ी पॉलिसी नेशनल मूवमेंट में जो तब्दील हुई है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये जो पॉलिसी रही थी उसकी वो। लेकिन क्या एक ही पॉलिसी यहाँ पर लिखना है? जी नहीं। यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, अलग अलग जो पॉलिसीज रही है। तो 1899 से लेकर, हालांकि सबसे बड़ी पॉलिसी यहाँ पर रही है 1905 की, लेकिन जैसा हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में भी देखा था, और मैंने आपको उस टाइम पे एग्जांपल बताया था कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अगर आप गए हो किसी मॉल में, ठीक है, मॉल में आप चले गए और मॉल में जाने के बाद आपको वहां पर हुआ क्या, वहां पर आपको जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसने पूछी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप बोलते हो यार थोड़ी तुम ना मोटी दिख रही हो, ठीक है, और फिर उसके बाद सडनली क्या हो जाता है, आपकी गर्लफ्रेंड जो है ब्रेकअप कर चल जाती है। आप बोलते हो यार इतना सा बोला मैंने और उसमें ब्रेकअप कैसे कर रही है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म रीजन है, लॉन्ग टर्म रीजन जो है वो चलता आ रहा था। तो अगर सबसे बड़ा मूवमेंट अगर हम देखते हैं, सबसे बड़ा मूवमेंट अगर आप देखोगे 1899 से 1905 का, तो हमें स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी पॉलिसीज कैसे बड़े नेशनल मूवमेंट की तरफ गई, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट पर तरफ गई, ये आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको पॉलिसीज को देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइफ जो है लॉर्ड कर्जन की उसके डिटेल में नहीं जाना है कि लॉर्ड कर्जन जब छोटा बच्चा था तो नन्ना मुन्ना राही था, देश का खिलाड़ी था, बोलो मेरे संग लॉर्ड कर्जन, ऐसा नहीं, यहाँ पर ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको बेसिकली उसके पॉलिसीज पर फोकस करना है। तो कुछ पॉलिसीज जिसने नेशनल मूवमेंट जो है उस पर इंपैक्ट किया, उन पॉलिसीज के बारे में लिखना है। अगर आपको ज्यादा पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है तो कम ही पॉलिसीज लिखो। देखिए हर कोई जो वॉइस रॉय आता है या फिर जो गवर्नर जनरल आता है वो कुछ ना कुछ मिलिट्री के ऊपर करता है, कुछ ना कुछ जो हमारा एजुकेशन तो उस टाइम पे था ही नहीं, कुछ ना कुछ मिलिट्री के ऊपर करता है, कुछ ना कुछ वो जो एनेक्सेशन है उसके बारे में करता है, कुछ ना कुछ। अब 1957 के बाद एनेक्सेशन जो है वो भी खत्म हो गया था। तो बेसिकली बसता क्या है, बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री जो है उसके बारे में बसता है। इस टाइम पर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आ गए थे, मतलब मॉडरेट्स जो है वो क्या कर रहे थे, पर्चियां दे रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आप इलिमिनेट कर सकते हो कि कौन कौन सी पॉलिसीज पर रहा होगा, क्योंकि बेसिकली पॉलिसीज फोकस किस पर होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, जो सोशल पॉलिसीज होती है, और पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट जो है पर्चिया पर पर्चियां दे रहे थे, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पर जब इंटरनेशनल कांग्रेस आ गई है तो मतलब विरोध जो है ब्रिटिशर्स का वो भी हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स है उनकी पॉलिसीज का अपोज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पर आप ये कीजिए कि कौन सी जैसे कि हम 1773 से जो हम यहाँ पर पॉलिसीज देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर जो मतलब जो भी लॉज लाए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के तरफ बहुत दिख रहे हैं, तो आसपास कौन सा हमें देखने को मिलता है, उसमें कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई थी, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो यहाँ पर ला सकते हो, और कौन सा यहाँ पर बेसिकली चाहिए था, लोगों को चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से आप सारी पॉलिसीज जो है वो देख सकते हो, मतलब जो भी जैसे 1909 अगर देखे, 1909 में जो एक्ट आया था, उसी के साथ साथ जो अलग अलग 1857 से जो एक्ट्स आए थे, अगर आपको ये सारे 1858 वाला एक्ट, तो इस तरीके सारे एक्ट्स अगर आपको पता है तो आप बराबर निकाल सकते हो कि हाँ भैया कौन सा एक्ट आया होगा और उस एक्ट में जो पॉलिसीज रही होगी लॉर्ड कर्जन की रही है।
है ना। तो इससे आप पूरा अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भैया इसने नेशनल मूवमेंट के लिए कैसे अपना रोल जो है वो अदा किया है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स का इस्तेमाल करना है, डिटेल देना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स मूवमेंट के बारे में नहीं देना है, नहीं तो आप मूवमेंट में चले गए, स्वदेशी मूवमेंट में ये लोग थे, ये लोग शामिल थे, फिर ये लोगों ने ये किया, एक दूसरे को राखियां बांधी ना, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, और अपने ओपिनियन के साथ यहाँ पर आपको कंक्लूड करना है कि भैया क्या आपने एविडेंसेस पेश किए उसके हिसाब से कि पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन कैसे रहे। आपको यहाँ पर ओपिनियन में ये नहीं देना है कि हाँ इसने नेशनल मूवमेंट के इंप्लीकेशन में रोल प्ले किया है या नहीं किया है, यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आपको ये ओपिनियन देना है किस तरीके से उसने नेशनल मूवमेंट के लिए किया है और नेशनल मूवमेंट में किस तरीके से उसका सहभाग रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर डिस्कस दी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। सरकम पैसिफिक जोन जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अगर आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखते हो एमएम एकेडमी ऐप पर, तो यहाँ पर उसी का एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सरकम पैसिफिक जोन क्या है ना, तो उसी नाम से हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अगर आप वॉल्केनो ये अगर आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पर भी हमने वॉल्केनो जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो इसलिए वॉल्केनो आप वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हो। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट इसके रिगार्डिंग हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है। ये तो एक ही स्लाइड मैंने यहाँ पर डाली है, लेकिन काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की है वॉल्केनिक जो हमने चैप्टर लिया है उसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधा वर्ड है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताना है। यहीं पर कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए मतलब कितने क्रिटिकल और कितने सटीक जो टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर इस्तेमाल करके सेंटेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाते नहीं बैठना है कि भैया यहाँ पर जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट अगर हम देखते हैं, रिंग ऑफ फायर अगर हम देखते हैं, उसमें क्यों इतने सारे वॉल्केनोज आते हैं, क्यों आर्क बनते हैं, ये सब जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं कि बेसिकली वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर चल क्या रहा है ना। वहां पर जो ट्रांजिशन जोन है वो हमें देखने को मिल रहा है, वहां पर काफी मतलब इस तरीके से आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। आपको डिटेल में नहीं घुसना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आप समझाने बैठ गए। 3 तरीके की प्लेट होती है, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है, इस तरीके से आपको फालतू की बातें वहां पर नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव अ क्लाइमेट बाउंड्रीज। आपको जस्टिफाई करना है एग्जांपल्स के साथ। ये भी 10 मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखते हैं हमारे कोर्स में जो हमने आंसर राइटिंग का कोर्स लिया उसमें एनालिटिकल वाले इसमें हमने देखा था जस्टिफाई मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप जस्टिफाई देखोगे तो बेसिकली एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पर प्रूव ही करना है कि प्रोसेस जो है डेजर्टिफिकेशन की वो क्लाइमेट बाउंड्रीज में सीमित नहीं है ना। तो ये आपको प्रूव करना है, एग्जांपल्स के साथ प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा बहुत डेजर्टिफिकेशन जो उसको शॉर्ट में डिफाइन, ठीक है, तो शॉर्ट में आपने डिफाइन कर दिया। उसके इंप्लीकेशन जो है, इंपैक्ट जो है क्लाइमेट पर अराउंड दी वर्ल्ड वो आपने बता दिए। अराउंड दी वर्ल्ड बताना जरूरी है, तभी तो हम बाउंड्रीज देख रहे हैं ना। बाउंड्रीज मतलब क्या कि भैया इंडिया या फिर चाइना या यूएसए, यहाँ पर बेसिकली जहां पे डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो इंपैक्ट सभी कंट्रीज पर पड़ रहा है ना, इंपैक्ट सभी कंट्रीज पर पड़ रहा है। इसमें अगर आप फालतू की चीजों में जाओगे, यहाँ पर प्रॉपरली डिजर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया है कि भैया जो कार्बन इमिशन है उसमें कौन सबसे आगे है, कार्बन इमिशन में कौन सबसे कम है, कार्बन इमिशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से, वो फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर प्रॉपर डेजर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया है। तो प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ी। और फिर उसका यहाँ पर क्लाइमेट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग इंपैक्ट ये आप यहाँ पर बता सकते हो। कुछ कंट्रीज का आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो, है ना। फिर यहाँ पर कंक्लूड करना है आपको ओपिनियन के साथ और यहाँ पर प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि एग्जांपल आप पहले ही यहाँ पर दे रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन जो है उसकी प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, उसी के साथ साथ जो क्लाइमेट बाउंड्रीज है उसका इंपैक्ट जो है वो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। एंड देन आपको यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपके जो आंसर है उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो ऊपर की रिवर्स है, आप गंगा पकड़िए, ब्रह्मपुत्रा पकड़िए, ये जो रिवर्स है ये क्या है, पेरिनियल रिवर है। मतलब क्या है, ये 12 महीने चलती रहती है। 12 महीने मतलब ये सूखती नहीं है ना। अगर आप सदर्न या फिर सेंट्रल अगर आप रिवर्स देखो तो क्या होती है, वो सूख जाती है, समर में सूख जाती है। ये क्यों नहीं सूखती है, क्योंकि जब समझ लीजिए कि जिस टाइम पर यहाँ पर समर आ रहा है, जब बाकी नदियां सूखती है, उस टाइम पर ये जो हिमालयन ग्लेशियर है ये क्या होता है, ये पिघलता है और फिर नदियां जो है वो बहती रहती है ना, पिघलने की वजह से बहती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको क्या बोला गया, हाउ विल द मेल्टिंग,
हाउ मतलब किस तरीके से। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ, तो ये काय में आता है, एनालिसिस में आता है। मतलब यहाँ पर आपको प्रॉपरली क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपको ओपिनियन जो है वो पेश करना ही है। किस तरीके से मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर जो है फार रीचिंग इंपैक्ट होता है ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो ये अगर आप देखोगे किताबों में नहीं मिलता है, ये अगर आप देखोगे तो आपने अलग अलग जो चीजें पढ़ी हुई है न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन से जोड़ा गया है कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स की कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना। वाटर जो चल रहा है, वाटर रिसोर्स का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे चाइना बॉम्ब जो हमने एक आर्टिकल देखा था, है ना, चाइना बॉम्ब जो है उसका आर्टिकल देखा था, तो कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है आप देखिए। तो हिमालयन ग्लेशियर अगर आप देखोगे तो वो अगर मेल्ट हो रहा है तो फार रीचिंग इम्पैक्ट जो है वाटर रिसोर्स पर बोला गया है। तो आपको यहाँ पर हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग जो है उसके जो कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, फिर ये ना फलाना ना ढिमकाना, उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, रिवर सिस्टम जो है इंडिया की 12 महीने चलने वाली रिवर्स, बस यहाँ पर आपको उसके उस पर फोकस करना है आपको। नहीं तो पूरा रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको वाटर रिसोर्स जो है इंडिया में उस पर कोई रिपोर्ट के बारे में अगर पता हो, ठीक है, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती है, गवर्नमेंट जो डेटा आता है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो मेल्टिंग हो रहा है हिमालयन ग्लेशियर का, उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट कैसे हो रहा है वाटर रिसोर्स पर, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आपको ओपिनियन जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आपका प्रॉपर आंसर जो है वो बनाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जांपल्स देकर। ये भी आपको 10 मार्क के लिए है। तो ये वाला जो है, ये वाला हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, मिनरल्स ये सब जो होते हैं वो फैक्टर्स में हम ये सारे लेने ही वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, तो मैप में भी अगर आप लोकेट करो, अगर आप मैप ड्रॉ कर पाओ, उसमें अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनको अगर रख पाओ, तो फिर तो उस पर मतलब उससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं। मतलब 7 मार्क तो आपको उसी के लिए मिल जाएंगे कि यार तुमने तो यहाँ पर मतलब लोकेशन ट्रेस कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सभी, लेकिन कुछ आपको अगर ट्रेस कर पाओ तो बहुत जबरदस्त रहेगा। फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। फिर यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको कंक्लूड करना है। मतलब बेसिकली आपको बोला क्या गया, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट जो हमें देखने को मिल रही है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, यहाँ पर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है वो बताना है। दो चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना है। उसी के साथ साथ जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो रॉ ये हमें देखने को मिलता है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगर आप झारखंड के पास ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बताओगे और झारखंड में हमें रॉ मटेरियल देखने को मिलता है, तो फिर ये मतलब रहेगा कि इस क्वेश्चन का नहीं रहेगा। आपको ऐसे यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्लेस करनी है जो हमें सोर्स से दूर देखने को मिलती है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो अवे देखने को मिलती है यहाँ पर, ये देखिए आप रत्नागिरी, ये सारी चीजें हैं अवे जो देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका आंसर जो है वो लिखना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर आ रहा है, हैज कास्ट लॉस्ट इज रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एलॉबरेट करना है आपको आपके आंसर को। तो एलॉबरेट अगर हम देखते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव, हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप मानते हो या नहीं, है ना। मतलब आपको एलॉबरेट करना है। एलॉबरेट मतलब क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ओपिनियन जो है, ओपिनियन नहीं रखना पड़ता है जब आप एलॉबरेट कर रहे हो, आप थोड़ी चीज के बारे में थोड़ा बता रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था एलॉबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यस नो क्वेश्चन के टाइप ही पूछा गया है कि आप यहाँ पर हैज द कॉस्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस, आप मानते हो कि रिलेवेंस गया है अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या है, आपका ओपिनियन भी यहाँ पर आपको रखना जरूरी है। तो कास्ट के बारे में जब आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको कास्ट के बारे में आप ये भी लिख सकते हो, कास्ट इज नॉट एन आर्किक रिचुअल सिस्टम बट अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से जब आप कुछ सेंटेंस डाल देते हो, कुछ वर्डिंग डाल देते हो, तो इससे क्या होता है, एक गहरा इंपैक्ट पड़ जाता है ना। आपके जो क्वेश्चन है उसको एक अच्छा एक सोर्स मिल जाता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कास्ट जो है, कास्ट यहाँ पर उससे रिलेवेंस जो है मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, हमारे इंडियन सोसाइटी अगर आप देखोगे मल्टीकल्चरल है, बहुत सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कास्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, मल्टी कल्चर, कल्चर किससे आते हैं, कास्ट, है ना। कास्ट अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, तो वहां पर हमें कल्चर भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो कास्ट जो उसने अपना रिलेवेंस जो है क्या ये लॉस्ट कर दिया है, ये आपको एलॉबरेट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी के बारे में, है ना। आपको यहाँ पर लिंक करना है कास्ट और मल्टी कल्चर को।
ठीक है, एग्जाम्पल देना है यहाँ पर, जो भी आप मानते हो या ना मानते हो, फिर आपको आपके स्टैंड के साथ यहाँ पर इसको प्रूफ के साथ आपको कंक्लूड करना है कि हाँ ये मैं मानता हूँ या मानती हूँ, या फिर नहीं मानता हूँ नहीं मानती हूँ। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक एक्सिलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। आपको यहाँ पर कमेंट करना है। याद कीजिए आंसर राइटिंग कोर्स में एनालिटिकल, इसमें हमने देखा है कमेंट। कमेंट मतलब क्या है, ओपिनियन देना है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको ओपिनियन देना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, ओपिनियन ही देना है प्रूफ के साथ। जब भी कमेंट आता है तो आपको प्रूफ के साथ ओपिनियन देना पड़ता है ना, प्रूफ के साथ देना पड़ता है आपको कोई भी ओपिनियन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बोला क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक जो उसने एक्सटेंड किया है इनइक्वालिटीज पॉवर्टी इन इंडिया। तो एक तो एकदम ही आसान है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हम जब से कोविड आया तब से सुनते आ रहे हैं कि बिजनेसेस जो है वो ठप बैठ गए हैं, जॉब लॉसेस जो है वो देखने को मिले हैं। जॉब लॉसेस होंगे तो पॉवर्टी जो है वो तो बढ़ेगी, इनइक्वालिटी जो है वो तो बढ़ेगी ही, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको सीमित नहीं रहना है जॉब लॉस या बिजनेस जो है वो किस तरीके से ठप बैठे हैं। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस जो बहुत जबरदस्त कमाल कर गए हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पर क्लास इनइक्वालिटीज के बारे में भी बोला गया है। क्लास इनइक्वालिटीज मतलब बेसिकली क्या है कि एक गरीब हो गया है, अमीर हो गया है। तो ये जो इनइक्वालिटी बढ़ी है ना, एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कोई नहीं सोचता है। कोई हम सोचेंगे हाँ पॉवर्टी के बारे में लिख दो, जॉब लॉसेस हुए हैं, बिजनेस ठप बैठे हैं, जो माइक्रो बिजनेस है वो ठप बैठ गए हैं, जो बैंक है वो ठप बैठ गई है ना। ये नहीं, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्लास इनइक्वालिटीज के बारे में बोला गया। इनइक्वालिटी कब बढ़ती है, जब गरीब और अमीर हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर सेट करने हैं। जो ऑनलाइन वो कैसे बूम किया है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर साइंटिफिक जो है स्टैंड ऑन कोविड-19 वो नहीं जाना है, कोविड-19 किस वजह से होता है, कोविड-19 की शुरुआत चाइना से हुई थी, चाइना ने हमें बताया नहीं है, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, ये नहीं। ठीक है, इसमें आप सभी सेक्टर इंक्लूड कर सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर आएगा, भले ही GS1 का है लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी जो हमारे GS3 पेपर आएगा उसमें भी कोविड-19 से रिलेटेड चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन विद रिलेवेंट डेटा अबाउट द जॉब लॉस एंड बिजनेसेस सभी जो ऊपर गए हैं जो नीचे आए हैं, सभी बिजनेस के बारे में आपको डेटा यहाँ पर बताना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अदर कंट्रीज के डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है। तो आप बता रहे हो कि जो यूएसए के इलेक्शन थे उस टाइम पर इतने जॉब लॉस हो गए थे यूएसए में, क्यों, वो नहीं लिखना है। आपको आपका स्टैंड यहाँ पर कंक्लूड करना है पॉजिटिव नोट के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ, कि हालांकि इतना सब कुछ हुआ है मगर स्टिल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो दी गई है, ऐसा आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो पॉजिटिव नोट पर, अगर आपको करना है। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रूव भी कर सकते हो कोविड-19 पेंडेमिक ने एक्सीलरेट किया है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, डू यू अग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब मुखरता, जो मुखरते से हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, कल्चरल जो हमारा मुखरता है, हाँ ये है कल्चरल, हाँ हाँ हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रीजनलिज्म जो है अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग, जो यहाँ पर राइज हो रहा है कि भैया हमारा कल्चर, हाँ हमारा 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 हमारा, मतलब आसान शब्दों में एकदम लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। ठीक है, हमारा 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 कल्चर, इसकी वजह से रीजनलिज्म हो रहा है कि यार ये हमारे कल्चर वाला आजा, हमारे कल्चर वाला आजा, हमारे कल्चर वाला आजा। ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है, तो क्या आप अग्री कर रहे हो? यहाँ पर आपको अग्री, डू यू अग्री भी बोला गया है एंड आर्ग्यू भी बोला गया है। तो यहाँ पर यस नो क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा यार ये बंदे ने ऐसे कैसे कर लिया, है ना, मतलब आप बोलोगे कि ये अभी इसने लिखा होगा, ये इसने अभी लिखा है, इतना कैसे डू यू अग्री वाले यस नो क्वेश्चन आप बना सकते हो, या आप बता सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और सही में यहाँ पर डू यू अग्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कोई कैसे बता सकता है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये जो स्लाइड्स है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली स्लाइड अगर मैंने अभी बनाई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप जो कोर्स है यूट्यूब पर भी आपको देखने को, अगर आपको MM Academy पर नहीं जाना है, MM Academy का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो MM Academy छोड़ी यूट्यूब पर आप देख सकते हो। यूट्यूब पर काफी, मतलब समझ लीजिए महीना हो गया है कि मैंने ये लेक्चर जो है वहां पर पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा, इसलिए तो मैंने मेंस ओरिएंटेड, जब मैंने आपको बताया था कि मेंस ओरिएंटेड आएगा तो बाकी जगहों जैसा नहीं आएगा कि आपको यहाँ पर मॉक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बेस पर काम किया जाएगा, कि फिर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता रहेगा अप्रोच कैसे करना है, आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे सोचना कैसे है ना, ये आपको पता रहेगा। और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। डू यू अग्री वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सही में डू यू अग्री वाला क्वेश्चन है, इसे मिक्स किया गया है, डू यू अग्री प्लस यहाँ पर आर्ग्यू भी डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ग्यू। अब बोलिए आप, अगर आपको अभी भी शक आ रहा है कि अभी मैंने लिखा हुआ है, अभी ये स्लाइड डाली है, तो भैया आप जाइए, आप देख लीजिए, वो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आर्ग्यू अगर आप देखोगे तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पर कंक्लूड करना है ओपिनियन के साथ, लॉजिकली ओपिनियन। और यहाँ पर डू यू अग्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली एग्जाम्पल ज्यादा देने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर डू यू अग्री अगर बोला गया है कि रीजनलिज्म जो है इंडिया में वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अग्री करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यू भी करना है, आर्ग्यू करना है मतलब आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कल्चरल असर्टिवनेस पे आपको फोकस करना है, माइंडसेट आपको पहले क्लियर बनाना है, यस और नो। फिर आपको एग्जाम्पल देना है रीजनलिज्म कैसे कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पर रीजनलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। फिर आपका जो स्टैंड है प्रूफ के साथ, जो आपने प्रूफ इकट्ठी किया उसके साथ आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसी तरह GS2 जो है, GS3 जो है, उस पर भी हम नजर डालेंगे, जितने भी पेपर्स होने वाले हैं उस पर नजर डालेंगे। और जो इसका डिटेल एनालिसिस रहेगा, ये तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, है ना, जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो है वो तो आगे रिपीट नहीं होने वाले हैं, है ना। तो इसके डिटेल में जाकर कोई मतलब नहीं है, आप इसमें टाइम वेस्ट करते हो कि यार कैसा रहेगा, क्या आएगा क्या आएगा, हाँ उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक अप्रोच देखना और आगे बढ़ना है कि इस लाइन पर, यही तो हमारा MM एकेडमी पर जो कोर्स आ रहा है, MM एकेडमी ऐप पर, आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी जल्द से जल्द कर लीजिए। उस पर जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है उसमें यही तो मेरा है कि मैं ट्रेंड ला रहा हूँ कि पहले 2017, 18, 19, 20 कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस ट्रेंड पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो फ्रेम कर रहे हैं, उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हमें आंसर लिखने हैं, कैसे हमें मॉडल आंसर बनाना है ना। तो इसका भी डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो MM एकेडमी पर जो आंसर राइटिंग का कोर्स है उस पर देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी आ चुका है उस पर हम अलग अलग जो हमारे कोर्सेस है वो ले रहे हैं। तो वो आप जल्द से जल्द लीजिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। तो MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, उसमें आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, तो एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, इकोनॉमी का आने वाला है, एनवायरमेंट का आने वाला है, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। बाकी यूट्यूब पर तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।